खाटू श्याम जी की यात्रा तभी पूर्ण होगी। सर जैसे अभी रिसेंटली, मैं घटना का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, तो वो क्या चीज़ है सर? हम कैसे जान सकते हैं कि मेरे देवी-देवता कौन से हैं? तो ये आपको आपकी जन्म तिथि से ही देखकर बताया जाएगा। हिंदुस्तान में हर जगह से आदमी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में आपको ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जो आपकी लाइफ़ चेंज कर सकती हैं। आज मेरे पॉडकास्ट में हैं लव भूषण जी, जो एक बहुत जाने-माने एस्ट्रोलॉजर हैं और जिनका परिचय देना मुझे नहीं लगता कि उस लायक मैं हूँ कि मैं उनका परिचय दे सकूँ। आप इनके बारे में आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और आज का खास पॉडकास्ट हमारा जेन ज़ी के लिए है। जो शायद एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते और कुछ लोग मानते हैं तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि इतना सारा कंटेंट यूट्यूब, फेसबुक पर इतना सारा है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं और सही चीज़ नहीं समझ पाते। तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ इसी चीज़ पर होगा। तो मिलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर लव भूषण जी से। नमस्ते, राधे राधे। मैं आज सिर्फ यही चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं भी बहुत एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ और हम राइट डायरेक्शन में नहीं जा पाते और इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे रखा हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये आदमी सही बोल रहा है कि ये आदमी सही बोल रहा है और सनातन की जानकारी भी लोगों को बहुत ही कम है, मतलब इतना जानते ही नहीं है और घर परिवार भी अब इतने छोटे हो चुके हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी हैं, तो पुराने जो रीति रिवाज है उनको भी समझ नहीं है। जी, तो उस वजह से लोगों को नुकसान भी बहुत हो रहा है, बहुत जी, सारी चीजें हो रही हैं। जी। तो आप बता सकते हैं कि अब लोग देवी देवता को कैसे माने, या मैंने कई पॉडकास्ट आपके देखे हैं जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके लिए ये देवी देवता है जो आपका राइट तरीके से काम कर सकते हैं और आपको राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जी, देखिए मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में या अपने इंटरव्यू में बताता हूँ कि आप एक देवी-देवता की संतान हैं। हम्म, जैसे मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जाते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी ये बात आपके बीच में एक मीडिएटर हो, जो आपके फ़ेवर का हो, वो सामने वाले तक आपकी बात पहुँचा सकता है। हम्म। समटाइम सामने वाला बात आपकी सुनना तो चाहता है, लेकिन हो सकता है कि उसको आपकी बात डायरेक्ट समझ में नहीं आए। हम्म। तो अकॉर्डिंग टू जन्म तिथि, आपके एक अति मित्र देवता होते हैं। हम्म। जैसे आपके हमारे 27 नक्षत्र हैं, जो आपका नक्षत्र है, उसके पीछे वाला जो आपके जन्म का नक्षत्र है, उसके पीछे वाला नक्षत्र है, वह आपका अति मित्र नक्षत्र है। उसके एक देवता हैं, उसका एक पौधा है, उसका एक फल है, उसका एक पक्षी है और उसका एक मंत्र भी है। और यदि आप उस देवी देवता को मानने लग जाते हैं, उस पौधे को पानी देना शुरू कर देते हैं, उस जानवर को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो देवता आए ही आपके लिए हैं, आप उस देवता की संतान हैं, तो सबसे पहले तो यह आपको जानना ज़रूरी है कि आपके अति मित्र देवता कौन हैं। यदि आप अपने देवता को, यानी कि आप अपने गार्जियन को तो पहचानिए, आप अपने फादर को तो पहचानिए कि आपकी संतान किसकी संतान है। आप किसी भी देवता को मानिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि आप उसको मानते हैं और आप उसको अपनी समस्या कहते हैं, तो आपके काम भी जल्दी होंगे और आपकी समस्या भी जल्दी दूर होंगी। तो हम कैसे जान सकते हैं कि मेरे देवी देवता कौन से हैं? ये आपकी जन्म तिथि से मैंने आपको बोला कि आपको अपना नक्षत्र चेक करना है। आप इसमें 27 नक्षत्र होते हैं, 27वें नक्षत्र जो आपका जन्म का नक्षत्र है, जैसे मेरा जन्म का नक्षत्र भरणी नक्षत्र है और उसके पीछे वाला नक्षत्र यानी कि अश्विनी मेरा अति मित्र नक्षत्र है। ओके। तो ये आपको आपकी जन्म तिथि से ही देखकर बताया जाएगा। जैसा कि आजकल जितने जेन ज़ी हैं उनको ये भी नहीं पता है, या उनकी फैमिलीज़ को भी कई को नहीं पता होता है कि उनके कुल देवी देवता कौन है और कुल देवी देवता का कितना बड़ा महत्व है। जी, देखिए कुल देवी देवता का अब इसमें मैं आपको 3 प्रकार से बताता हूँ। एक होते हैं कुल देवी देवता, एक होते हैं इष्ट देवता और एक होते हैं अति मित्र देवता। अभी सब लोग देखिए कि सब लोग कहते हैं कि मैं तो हनुमान जी को मान रहा हूँ, उसे मैं अपने इष्ट मानता हूँ, मैं भी कभी कुल देवी देवता के गया ही नहीं। मैं तो खाटू श्याम जी वाले को मानता हूँ, मैं कभी अब मैंने वहाँ कहीं सब जगह जाना छोड़ दिया। पहली बात तो ध्यान रखिए कि कुल देवी देवता को मनाना बहुत ज़रूरी है। जो अपने कुल देवता को नहीं मानता, उनकी मेल संतान होना में परेशानी आती है, वंश नहीं बढ़ता है, बच्चे नहीं होते हैं। तो आपको कम से कम साल में 1 बार या 2 बार अपने कुल देवता को मनाने जाना है, उन्हें उनके दर्शन करने जाना है। इष्ट देवता वो देवता होते हैं जिस पे आपका सबसे ज़्यादा बिलीव है, बिलीफ सिस्टम होता है, चाहे वो काली माता जी हो सकती हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, खाटू श्याम जी भी हो सकते हैं।
और अति मित्र वो हैं दोस्तों जो आपके काम करने के लिए आए हैं। तो आप उनको जानिए, आप उनको पहचानिए और अपनी समस्याएं और अपने काम उन्हें बोलिए। सर एक और आजकल बहुत चल रहा है कि पहले लोग खाटू श्याम जी को जानते नहीं थे, बहुत सालों पहले की बात है, तो खाटू श्याम जी को बहुत ही कम लोग जानते थे, मगर आज खाटू श्याम जी की महिमा बहुत दूर दूर तक फैली हुई है कि आप हिंदुस्तान में हर जगह से आदमी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? पहली बात तो खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता कहा गया है। तो जितने भी लोग हैं इन्हें खाटू श्याम जी जाना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जितने भी लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं वो एक गलती भी कर रहे हैं। खाटू श्याम जी की यात्रा तभी पूर्ण होगी यदि आप मथुरा वृंदावन में कृष्ण जी के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि कलयुग का देवता बनाने वाला कौन है? खाटू श्याम जी को भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी है। यदि ऐसे ही जैसे आपको जानते होंगे कि कोल्हापुर में माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है। आपको बताता हूँ कि लोग तिरुपति बालाजी चले जाते हैं विष्णु जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन तिरुपति बालाजी की भी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक आप उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के दर्शन करने कोल्हापुर नहीं जाते। तो ऐसे ही आपको खाटू श्याम जी जाना है तो खाटू श्याम जी के बाद आपको मथुरा वृंदावन कृष्ण जी के भी दर्शन करने जाना है। इससे आपकी मन्नत और आपका काम जल्दी पूरे होंगे। एक आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चल रहा है और सब लोग देखना ही पसंद करते हैं, और ज्यादातर जो जेनजी लोग हैं वो न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और अपना नाम यूट्यूब के ज्ञान से ही उसको तोड़ मोड़ के और उसके साथ खेल कर रहे हैं। तो वो कहाँ तक सही है? देखिए सबसे पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो लोशो ग्रिड बनाया जा रहा है ये भारत का है ही नहीं, क्योंकि लोशो ग्रिड चाइना के द्वारा बनाया गया है। और लोशो ग्रिड के ऊपर आप देखेंगे तो साउथ ऊपर दिखाया जाता है, जबकि भारत अपना हेड नॉर्थ को मानता है। और लोशो ग्रिड के अंदर आप देखेंगे कि कुआं नंबर, जबकि कुआं नंबर निकालते नहीं जितने भी ये इंडिया के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जबकि कुआं नंबर, पाकुआ नंबर, बगुआ नंबर हमारा कैलेंडर में लिखा ही नहीं है। यह भी चाइना के कैलेंडर का एक हिस्सा है, क्योंकि भारत का जो कैलेंडर है, हमारा जो विक्रम संवत है, इसमें 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है। इंग्लिश कैलेंडर में 1 जनवरी से शुरू होता है और चाइना के अंदर 1 मार्च से शुरू होता है। तो दोस्तों पहले तो जो लोशो ग्रिड आपको बनाया जा रहा है ये भारत की संस्कृति नहीं है। आप भारत का न्यूमरोस्कोप बनाइए, सामने वाले को बोलिए लोशो ग्रिड से नहीं, मुझे भारत के न्यूमरोस्कोप से मेरा न्यूमरोलॉजी कीजिए, क्योंकि जिसमें नॉर्थ ऊपर है। आपकी प्रेडिक्शन ही गलत हो जा रही है, क्योंकि शुरू से माइंड प्रोग्रामिंग ही वैसे की जा रही है। और दूसरा, जब भी आप नेम करेक्शन कर रहे हैं, नेम करेक्शन कीजिए, लेकिन नेम करेक्शन करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है आप कौन से तत्व के हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर वैसे 5 तत्व होते हैं, जिसमें जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, ये 4 तत्व हैं। आकाश तत्व को सभी तत्वों में बराबर रूप से बांटा गया है। जैसे मेरी राशि मेष है तो मैं अग्नि तत्व का आ गया हूँ। तो यदि मैंने गलती से अपना नाम जल तत्व की किसी भी राशि में रख लिया, मैं कितने भी ए आ ई उ यू लगाता रहूं, तो मैं अपने ही भाग्य से लड़ रहा हूं। तो दोस्तों न्यूमरोलॉजी आप कीजिए, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए, मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन में हजारों लोगों के नाम मैंने बताया कि आपका नाम का पहला अक्षर ही आपका शत्रु है, आप कैसे आगे बढ़ोगे? अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी आप उससे फाइट कर रहे हो। तो सबसे पहले ये जानिए कि आप कौन से तत्व के हैं। कहीं गलती से अपने शत्रु एलिमेंट पे पहला अक्षर रख लिया इन न्यूमरोलॉजिस्ट के कहने पे, और जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की ABCD भी नहीं आती है, ये सनातन धर्म की बातें करते हैं, सनातन धर्म की नॉलेज इन्हें खुद ही नहीं है। इनसे ये तो पूछिए कि न्यूमरोलॉजी लिखी किसने थी? न्यूमरोलॉजी लिखी थी कीरो ने, जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है। न्यूमरोलॉजी लिखी लोशो ग्रिड वालों ने, जो एस्ट्रोलॉजी के सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं है। तो ये जानने में आप अपने कार्य सीधे करने की बजाय कहीं खराब तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले अपना तत्व समझिए और फिर अपना नेम करेक्शन कीजिए। मैं नहीं कहता कि अपना नाम 5 पे लेकर आइए, 6 पे लेकर आइए, 3 पे लेकर आइए, लेकिन उससे पहले सही तत्व का जानना बहुत जरूरी है। सर एक जेनजी एक और चीज चल रही है मार्केट में, स्विच वर्ड्स, कुछ भी टाइप का एक टूटा फूटा 4 अक्षरों उसको आप रिपीट करते रहो, आपके पास पैसे आते रहेंगे। ये बस आप तो ये स्विच वर्ड्स करते रहिए और इनके पीछे लगते रहिए, और पैसा आने की वेट, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये आपको बनाते जा रहे हैं और आप बनते जा रहे हो। दोस्तों पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप इस पृथ्वी पर आए किस लिए हैं, आपको काम क्या करना है। यदि आपको पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी,
आपको स्विच वर्ड्स में जाने की जरूरत कहाँ है, हमारे पास इतने अच्छे मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप कीजिए। यदि आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो एक छोटा सा मंत्र आपको बता देता हूँ महालक्ष्मी जी का, जिसमें महालक्ष्मी जी की अष्टलक्ष्मी उसके अंदर विराजमान है। श्रीम, श्रीम नाम का एक मात्र मंत्र आप शुरू करना, बोलना शुरू कर दीजिए, या फिर श्रीम को आप यहाँ पर लिखना। स्विच वर्ड्स को क्यों लिख रहे हैं आप श्रीम को लिखना यहाँ पे शुरू कीजिए। यदि आपका किसी भी प्रकार से काम नहीं चल रहा है तो क्रीम, तांत्रिक मंत्र है, क्रीम को यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। और यदि आप कोई किसी भी प्रकार से शत्रु से परेशान है तो ह्रीम, ह्रीम शब्द को आप लिखना चालू कर दीजिए। और यदि किसी भी प्रकार से आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो हलीम, तो शब्द को ये बोलना चालू कर दिए। तो हमारे शास्त्रों में लिखी है, सनातन धर्म में लिखी है। आप जो ये स्विच वर्ड्स हमारे ही सनातन धर्म से देखकर इन्होंने बनाई हैं और अब हम इनको फॉलो करने लगे हैं। स्विच वर्ड्स वालों को पहले बोलिए कि सनातन धर्म की बात कीजिए, कोई हमसे स्विच वर्ड्स करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे इतने इतने मंत्र बता दूंगा। यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी में है तो यदि कोर्ट केस चल रहे हैं, अपराजिता 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 बोलना शुरू कर दीजिए, अपराजिता लिखना शुरू कर दीजिए। अपराजिता नाम का एक पौधा भी आता है, विष्णु कांटा एक पौधा आता है, उसका पौधे का आप रस निकालिए और आप उसको अपने माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए। अपराजिता के पौधे को कोर्ट केस में साथ में ले जाना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। इन स्विच वर्ड्स में के चक्करों में मत पड़िए, हमारी सनातन धर्म को अपनाइए और सनातन धर्म को ही फॉलो कीजिए। क्योंकि यही हो रहा है ना सर कि लोगों को ज्ञान ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि छोटी हो गई हैं फैमिलीज, लोग फटाक से यूट्यूब कर लेते हैं, वहां से बहुत सारी रील्स जो वायरल होती हैं तो वही दिखाई जा रही होती हैं, तो लोग उसी को फॉलो करते चले जाते हैं और अपने उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली सनातन में इतना सब कुछ रखा हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और हमारे ऋषि मुनि बाकी के लोग भी इन्हीं मंत्रों से अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं और सब सारी चीजें करते हैं। सर एक और चीज है कि हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर हम जानते हैं कई बार शांति के लिए जाते हैं, कभी कुछ मांगने के लिए जाते हैं, मगर हम मांगना किस तरीके से चाहिए भगवान से ताकि वो हमारी सुने। कई बार ऐसा होता है कि ये सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। देखिए, अगर आपने एक वीडियो देखा हो जिसमें एक बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक लेडी है वो मंदिर में जाके बहुत शोर मचा रही है शिव जी के मंदिर में, भगवान तुमने मेरी सुनी नहीं, वो शायद इस तरीके से, तो ये क्या है, मतलब कैसे मांगना चाहिए भगवान से? देखिए, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो आपके पांचों तत्व एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहले आप मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर में जाने से मैंने अक्सर ये कहते सुना है कि आपको जाकर भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो हैवी हो जाती हैं और ऊपर वाले तक नहीं पहुंच पाती। मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आप मांगेंगे नहीं तो सामने वाला देगा नहीं। एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा कि जब तक बच्चा ही नहीं रोता तो ही माँ दूध नहीं पिलाती है। तो इसका मतलब गिव एंड टेक का फॉर्मूला तो सबसे है कि सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा। आपको अपना हक ही मांगना नहीं आता है तो सामने वाला कैसे देगा। तो आपको भगवान के पास जाइए, आपको हंसकर भी बात करनी है और कभी कभी आपको उससे गुस्से में भी बात करनी है। जैसा कि आप कह रहे हैं, आप आपको मांगना पड़ेगा और एक बार नहीं, इसको कंटिन्यूसली 21 दिन 1-1.5 महीना लगातार जाइए और उसको बार बार इसको बात रिपीट कराते रहिए। जब आप बार बार उसको बात रिपीट करवाते रहेंगे, देवता को, जो मैं आपका अतिमित्र देवता बता रहा हूँ, या जो भी भगवान के लिए आपको जाना है, तो जब आप बार बार उसको रिपीट कराते रहेंगे तो वो आपकी जो वाइब्रेशन है आप ब्रह्मांड तक पहुंचने लग जाएंगी और वो काम जो आप चाहते हैं वो काम आपका होने लगेगा। ओके। एक अभी रिसेंटली अब एडमिशन्स होने वाले हैं, सब लोग नए कॉलेज में जाने वाले हैं, कुछ बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं और लोग चाहते हैं कि उनका उस स्कूल में या उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये हम किसी भी जातक की कुंडली के 9th हाउस से देखकर बता देते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा और ये आपके भाग्य के अकॉर्डिंग आपको चीजें मैच भी कर रही हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि मेरा भाग्य मेरा साथ दे, तो 9th हाउस में जो राशि बैठी हुई है उस जोन में आप बैठकर सोचना शुरू कर दें। नहीं तो मैं कॉमन रेमेडीज आप सभी के लिए बता देता हूँ। 9th हाउस काल पुरुष की राशि में धनु राशि का होता है। तो आप किसी भी जगह एडमिशन करने से पहले लॉन्ग ट्रेवल करके आए, किसी भी धार्मिक यात्रा का लॉन्ग ट्रेवल करके आए और वहां पर एक मन्नत मांग कर आए कि मेरा यदि एडमिशन इस कॉलेज में या स्कूल में हो जाता है तो मैं दोबारा आपके पास आकर जाऊंगा। तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपका वहां पे एडमिशन या वो योग बनने की चीजें हो जाएंगे। एक और मैं समझना चाहता हूँ कि लोग किसी भी तरीके का दान कर रहे हैं, जी। तो दान
बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जी, सब कुछ ही दान में सीमित है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही ये है कि आप डोनेशन कीजिए। डोनेशन आपको उन चीज़ों का करना है जो ग्रह आपकी मोक्ष की राशि में बैठे हुए हैं। मोक्ष की राशि से मैं आपको मतलब समझाता हूँ। आप कभी वाराणसी गए हैं? वाराणसी में एक चौक है जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का चौक कहा गया है, जिसमें एक रास्ता मंदिर की तरफ जाता है, एक रास्ता व्यापार यानी कि दुकानों की तरफ जाता है, एक रास्ता घर की तरफ जाता है जिसे काम, इच्छा पूर्ति कहा गया है, और चौथा रास्ता मोक्ष यानी कि शमशान की तरफ जाता है। तो ऐसा चौक पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह है और वो वाराणसी में बनाया गया है। और वो ही सारा जो चौक है वो चारों चीजें हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी बताई गई हैं। यानी कि आपको दान उन्हीं ग्रहों का करना है जो ग्रह आपकी मोक्ष की राशि में बैठे हैं। लोग अक्सर कहते हैं सर मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतना सब लोगों को खिलाता हूँ, फिर भी मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। अरे दोस्त, हो सकता है आप उन चीजों का दान कर रहे हो जो आपके ग्रह पैसे की राशियों में बैठे हो, और यदि गलती से आपने उन ग्रहों का दान कर दिया तो भैया दान जो कमाया है वह भी आप दे बैठोगे। तो दान करो, लेकिन उन ग्रहों का, उन राशियों, उन चीजों का करो जो आपके मोक्ष की राशि में बैठे हैं। पर सर ऐसा क्यों? देखिए, ये एक व्यवस्था है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको चने की दाल डोनेट करनी है और सारी दुनिया चने की दाल ही एक आश्रम में पहुंचा देगी, तो क्या आश्रम में सिर्फ चने की दाल ही चाहिए? उनको गेहूं भी चाहिए, उन्हें मसाले भी चाहिए, उन्हें नमक भी चाहिए, उन्हें मूंग की दाल भी चाहिए, उन्हें चावल भी चाहिए। तो ये एक व्यवस्था है एस्ट्रोलॉजी में, इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं ने बनाई गई है कि आपके माध्यम से ताकि 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं और उन्हीं की वस्तुएं आश्रम में पहुंचा दी जाएं। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूंगा कि आपका राहु मीन राशि में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब आपको जो आश्रम कौन सा चुनना है, स्पेशल बच्चों का चाहिए। राहु का मतलब होता है नशा मुक्ति सेंटर। तो यदि आप नशा मुक्ति सेंटर में वो चीजें, राहु की चीजें पहुंचा देते हैं, जैसे कॉफी, चाय या टॉयलेट क्लीनिंग का सामान, तो वह राहु आपके फेवर में आकर खड़ा हो जाएगा और वह आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। दोस्तों, मैं आपसे एक आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से आपको एक बात पहुंचाना चाहूंगा कि जो रातों रात अमीर बनाने वाले ये उपाय आपको बताए जा रहे हैं, आप लॉजिक से काम कीजिए और मेहनत आपको करनी होगी। बस एस्ट्रोलॉजी यही बताती है कि मेहनत और भाग्य आप एक साथ में जब हो जाते हैं तो आप 1 और 1 11 बन जाते हैं और फिर दुनिया आपके सामने कहीं खड़ी नहीं होती है। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपको कर्म नहीं करने पड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये की है कि कर्म के साथ में भाग्य आपके साथ में आकर खड़ा हो जाता है। स्पेशली एबल्ड बच्चों को यदि आप कुछ खिलाकर आते हैं या फिर नशा मुक्ति सेंटर के बच्चों को कुछ खिलाकर आते हैं तो आपका राहु एकदम से ठीक हो जाएगा। एक और आजकल बहुत चल रहा है, जेनजी को हमेशा फटाफट पैसे चाहिए। उन्हें काम कम करना है, डायरेक्शन कम है और पैसा फटाफट चाहिए, तो वो फटाफट पैसे कैसे आ सकते हैं? छोटी बच्ची पैसा, यदि आपको पैसा और शोहरत को अपने पास फटाफट आकर्षित करना है तो इसका मतलब है कि छोटी बच्चियों को आपको कुछ खिलाना होगा। तो आप देखेंगे छोटी बच्चियां यानी कि बुध ग्रह, जो ऐसी बच्चियां जिन्हें कंजक या देवी स्वरूप कहा जाता है, यदि आप छोटी बच्चियों को आइसक्रीम खिलाना शुरू कर देते हैं तो आपके पास पैसा जल्दी आकर्षित होता है। यह मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो यदि आप सर्दी हो रही है तो अब सर्दी में हम आइसक्रीम या कुल्फी नहीं खिला सकते, तो हम छोटी बच्चियों को चॉकलेट की ब्राउनी या चॉकलेट कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि पैसा आपके पास मनी मैग्नेट की तरह आना शुरू हो जाता है। एक और जेनजी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि हर कोई जेनजी या तो अपना कैफे खोलना चाहता है या वो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और वो खोल भी लेता है और वो 3 महीने तक ही चल पाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, कैफे को पहले तो ये समझिए कि कैफे का काम किस चीज का है। कैफे का काम कर्क राशि का है और यह टेस्ट यानी कि वाटर एलिमेंट से देखा जाता है। आपको कैफे या रेस्टोरेंट खोलना है तो पहले तो ये चेक कीजिए कि वो कैफे या रेस्टोरेंट किस चीज का होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी कर्क राशि का संबंध शनि से बैठ रहा हो, तो आपको आइसक्रीम का पार्लर खोलना है या ठंडी चीजें का रखना है। यदि आपका कर्क राशि का संबंध मंगल ग्रह से बैठा हो तो आपको तंदूरी आइटमों का कैफे खोलना है। और कहीं ना कहीं कर्क राशि का संबंध केतु से बैठ रहा है तो आपको चाइनीज या खट्टी मीठी चीजों का रेस्टोरेंट खोलना है। और कर्क राशि का संबंध यदि गुरु ग्रह से बन रहा हो तो आप किसी भी तरीके का रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आप जल्दबाजी मत कीजिए दोस्त, आप पहले अपने भाग्य को
चेक कीजिए, अपने भाग्य को देखिए कि हो सकता है कि एक छोटी सी एडवाइस, एक सही एडवाइस आपको कहाँ का कहाँ पहुंचा दे, और नहीं तो छोटी सी गलत एडवाइस आपको बर्बाद भी कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी एक कोच की तरह काम करती है, जिसका मकसद है आपको आपके भाग्य की सही चीजें बताना और सही रास्ते तक पहुंचाना। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये कहती है एक अच्छे इंसान के पास पैसा होना चाहिए, तो जब अच्छे इंसानों के पास पैसा होगा तभी समाज सेवा भी होगी, तभी गौ सेवा भी होगी, तब एक अच्छा इंसान अपना भी ध्यान रखेगा, सामने वाले का भी ध्यान रखेगा, वो रोजगार भी डेवलप कर वो सकेगा, रोजगार भी डेवलप करेगा, तो लोगों को काफी फायदा होगा। काफी फायदा होगा। अब सर आपने ये तो बता दिया कि खोलने से पहले हमसे मिल लें या एस्ट्रोलॉजी का ध्यान रखें, मगर जो खोल चुके हैं वो कैसे उसको एस्टेब्लिश करें, क्योंकि रनिंग कॉस्ट जो होती है ना उसकी वो बहुत ज्यादा होती है और उसी में दबा होता है आदमी। पहले वाले में बताया कि मैंने आपको जो रेस्टोरेंट है ये वाटर एलिमेंट का काम है, और वाटर एलिमेंट की दिशा है वह नॉर्थ दिशा है। तो पहले जिनका रेस्टोरेंट खुला हुआ है वो चेक करें कहीं उनका किचन साउथ वेस्ट में तो नहीं है। यदि उनका किचन साउथ वेस्ट में है तो एक छोटा सा किचन आप अपने रेस्टोरेंट के नॉर्थ में भी बनाइए, या नॉर्थ वेस्ट में या फिर साउथ ईस्ट में। यदि मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्थ, मैंने अभी आप जितने भी वास्तु वाले ये बोलेंगे कि सर नॉर्थ तो पानी की दिशा है, वहां पे रेस्टोरेंट कैसे हो सकता है। नॉर्थ जो कि वाटर एलिमेंट यानी कि टेस्ट की दिशा है, क्योंकि जहां पर खाना आप अपनी फैमिली के लिए नहीं बना रहे हो, यहाँ पर खाना आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो यदि आप वाटर एलिमेंट की दिशा में आपका किचन होगा, यानी कि नॉर्थ की दिशा में यदि रेस्टोरेंट है और वहां पर किचन होगा, तो ये भगवान की कृपा है कि ऑटोमेटिकली खाना टेस्टी बनेगा। आप करके देखिएगा, लोग जो भी आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ऐसा टेस्टी खाना आपके रेस्टोरेंट में बनेगा। मेरे कहने पर एक छोटा सा किचन आप नॉर्थ में बनाइए और फिर देखिए कि कैसे आपका रेस्टोरेंट चलता है। हाँ, मतलब जिनका अभी किचन है भी स्टैब्लिश्ड, वो नॉर्थ में छोटा सा किचन बना के वहाँ थोड़े दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जी। तो ये अच्छा बताया सर आपने आइडिया कि जिनकी किचन बन चुकी है वो नॉर्थ में एक छोटी सी किचन बना के वहां से स्टैब्लिश करके थोड़ा थोड़ा सर्व करना चालू करें, तो शायद उनको अंतर पता लग जाएगा और वो नॉर्थ में अपनी किचन को शिफ्ट कर देंगे। सेकंड चीज, सर लोगो का भी बता सकते हैं, लोगो का कलर और बाकी चीजें, डिजाइन। हाँ, देखिए कि नॉर्थ कलर का अगेन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि किचन या रेस्टोरेंट का जो काम है ये वाटर एलिमेंट का काम है। वाटर एलिमेंट यानी कि वेव। यदि आप अपने किचन में अवॉइड रेड कलर को कीजिए, रेड कलर का लोगो नहीं होना चाहिए, लोगो के अंदर किस प्रकार का त्रिकोण नहीं होना चाहिए। आप वेव यानी कि वेव, पानी का जैसे वेव होती है ना, बहाव, इस प्रकार का यदि आप लोगो अपना डिजाइन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि वही जो रेस्टोरेंट आपका नहीं चल रहा वो चलने लगेगा। कोशिश कीजिए वहाँ पे रेड कलर को लोगो में अवॉइड कीजिए, और रेड कलर की बजाय आप ब्लू कलर को, ग्रीन कलर को और व्हाइट कलर को प्राथमिकता दे सकते हैं। और सर जो और भी रेस्टोरेंट्स हैं और उनके बिजनेस थोड़े कम चल रहे हैं, तो वो कैसे अपने कस्टमर्स को और अट्रैक्ट कर सकते हैं? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ की दिशा में आप एक मिरर लगा सकते हैं। मिरर आपको इस प्रकार से लगाना चाहिए कि उनकी जो आय है वो 7 आए। जैसे आप मिरर की लंबाई और चौड़ाई को गुना करके डिवाइड बाई 8 करके देखेंगे तो शेषफल 7 रहना चाहिए। इसको मैं सिंपल एग्जांपल में बता देता हूँ कि आप 13 इंच बाई 11 इंच का एक मिरर लगाएं। 13 इंच लंबाई हो और 11 इंच चौड़ाई हो, और यदि आपको इससे बड़ा मिरर लगाना है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी लंबाई चौड़ाई एग्जैक्टली बता देता हूँ। दोस्तों, इसको हमारे वास्तु विश्वकर्मा के पेज नंबर 42 में बताया गया है, इनकम वास्तु के अंदर, कि आप किस प्रकार से अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए नॉर्थ में क्या कर सकते हैं। तो ये अकेला रेस्टोरेंट के लिए नहीं है। यदि आप कोई भी किसी भी तरीके का आपका शोरूम है, किसी भी तरीके का आपका काम है, तो नॉर्थ के अंदर आप एक मिरर जरूर लगाएं और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके कस्टमर्स, आपका नेम एंड फेम बढ़ने लगेगा। और इसमें एक बात और बता देता हूँ, जो आप नॉर्थ में मिरर लगाएंगे तो मिरर के पीछे आप अपनी कंपनी का लोगो लगा दीजिए। अपनी कंपनी का, जो आपके शोरूम का नेम मिरर के पीछे लगाना है। मेरी बात को शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मिरर के पीछे लगाकर और उसके ऊपर मिरर लगाना है, और देखिए कैसे आपके साथ में चमत्कार होने लगते हैं। एक वास्तु की बात चल रही है तो सर मैंने आपका पॉडकास्ट भी देखे हैं कई, और बाकी पॉडकास्ट भी देखे हैं, तो जिसमें लोग कहते हैं कि कॉर्नर का मकान नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये वास्तु की एक अज्ञानता जिसे मैं कहूँ, ये उन्हीं लोगों के द्वारा ये बात फैलाई जा रही है जिन्हें आज यूट्यूब में या सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है।
मेरा खुद का मकान नॉर्थ ईस्ट का है और आज से नहीं, बहुत हजारों सालों से हैं। आप अपने परिवार के पुराने बुजुर्गों से पूछिए, क्या नॉर्थ ईस्ट का घर नहीं होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट का घर हमेशा अच्छा माना गया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई महल, ऐसा कोई आपने पुराना किला देखा है जो कोने का नहीं है? सारे के सारे महल ऐसे हैं जिसमें चारों के चारों कोने खुले होते हैं, और फिर लोग आपको डरा रहे हैं कि घर कोने का नहीं होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोने का मकान बनाते समय कॉर्नर के अंदर गेट आपको रोड के सेंटर में ही लेना चाहिए। और वो भी यदि आपके घर की डिग्री घूमी हुई है तो उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोना आपका साउथ का आ रहा हो, साउथ ईस्ट का ही ना रहा हो, क्योंकि आपका घर का डिग्री घुमा हुआ। दोस्तों, इस साइंस को हल्के में मत लीजिए। यह साइंस, ये तो हम खुशकिस्मत हैं कि ये मुगलों ने हम पर आक्रमण कर दिया, बाद में अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, कि जो शास्त्र जो हमारे लिए, आम लोगों के लिए बनाए नहीं गए थे, जो सिर्फ देवी देवताओं के लिए और राजा महाराजाओं के लिए बनाए गए थे, तो जो हम तक पहुंच गए हैं, लेकिन उसका गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप डिग्री निकालकर सही तरीके से अपना द्वार बनाइए, तो आप देखेंगे कि वो घर, कोने का घर आपको चारों तरफ से सुख समृद्धि देने वाला होगा। सर ठीक है, कॉर्नर का मकान तो आपने बता दिया कि बहुत शुभ रहता है और सब लोग ले ही रहे हैं, मगर सर इसमें द्वार का कुछ रिलेटेड रहता है? जी, इसमें द्वार हमारे 4 कोने होते हैं, जिसमें नॉर्थ में 4 द्वार अच्छे बताए गए हैं, ईस्ट में 2 द्वार, साउथ में भी 2 द्वार और वेस्ट में भी 2 द्वार। इन एक्चुअली में इनको क्षेत्रपालक कहा जाता है, द्वार का रक्षक कहा जाता है। आपको आपके घर का जो द्वार है वह एक अच्छे देवता का द्वार होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका द्वार पालक ही आपका भक्षक बन जाए। तो आपका द्वार पालक आपके द्वार की रक्षा करे, आपके घर की रक्षा करे, ऐसा हमारे वास्तु में बताया गया है। जो जमीन है जिसे मंगल की भूमि कहा जाता है, जैसे ही आप उसमें वास्तु यानी कि वास करना शुरू कर देते हैं, वह जमीन वास्तु पुरुष की जमीन हो जाती है। जिस प्रकार से कहा गया है कि देवी देवताओं को मनाने से पहले आपको गणेश जी की पूजन करनी चाहिए, उसी तरीके से वास्तु पुरुष को भी ब्रह्मा जी का वरदान है। यदि आपको किसी ने फॉलो नहीं किया तो वहां के रहने वाले लोगों को भी उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो दोस्तों, द्वार का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका द्वारपाल आपका रक्षक है या ये भक्षक है, ये आपका एक्चुअल में एंट्री देकर ही बताया जा सकता है। कि अक्सर सर लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे होते हैं और आजकल लोगों के विचार भी बहुत कम मिल रहे होते हैं। हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर दोनों के विचार नहीं मिलते और बहुत कलेश होता है, तो इसका कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं अपन? देखिए, जो रिलेशनशिप की एक राशि होती है तुला राशि, तुला राशि जिसे संबंधों की राशि भी कहा जाता है, तुला राशि जिसे स्थायित्व की राशि भी कहा जाता है। बेसिकली इसके पीछे एक जो असली उपाय तो तभी होगा जब आपके तुला राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है वह चीज आपके वेट के बराबर गौ माता को खिला दी जाए। गौ माता भी देसी गौ माता होनी चाहिए, उनको खिला दी जाए तो आपके रिश्तों में स्थायित्व आने लगता है। मैं भी आपको, जब तक को डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मैं आपको कॉमन एक उपाय बता देता हूँ कि आप अपने वेट के बराबर गुड़ देसी गौ माता को खिला दीजिए। यदि कोई मेरे दर्शक फॉरेन के लोग हैं तो किसी भी गौशाला में आपका जो वेट है उसके बराबर गुड़ डोनेट करवा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में मिठास, जैसे गुड़ के अंदर मिठास होती है, शहद के अंदर मिठास होती है, वैसे आपके रिश्तों में मिठास आने लगेगी। और यह उपाय यदि रिश्तों में ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो मंगलवार को करके देखिए, आपको आनंद आएगा। सर एक और जेन जी से रिलेटेड है कि हर कोई आजकल यूट्यूबर बनना चाहता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और अपना इंस्टाग्राम पेज खोल के वो मेहनत बहुत कर रहा है, बहुत वीडियो डाल रहा है, सही डायरेक्शन में भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, पूरी चीजें, घर वालों से भी डांट खा रहा है पर रिजल्ट नहीं आ रहा, वो क्या करे? जी देखिए, ये जो यूट्यूब का काम है, जो फॉलोअर्स का काम है या इंस्टाग्राम का काम है, ये एयर एलिमेंट का काम है। यानी कि आप अपने चीजों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो आपको अपने वेट के बराबर चीजें पक्षियों को खिलानी पड़ेंगी। यदि आपका वेट जैसे मान लीजिए 60 किलो है तो अगले 21 दिनों में रोज 3 किलो अनाज लीजिए, सतनाजा लीजिए और पक्षियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। यदि आपके आसपास कोई भी किसी भी प्रकार के पशु की बात नहीं मैं कर रहा, किसी भी तरीके के पक्षी हैं तो उन्हें 21 दिनों में अपने वेट के बराबर चीजें खिलाना चालू कीजिए। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड में आपका नाम गूंजने लगेगा। एक और बहुत अच्छा टॉपिक है अफर्मेशंस। जी, जो
आपका क्या कहना है अफर्मेशंस पे? देखिए, अफर्मेशन बिल्कुल करनी चाहिए और अफर्मेशन भी हमारी भारतीय सनातन धर्म का ही एक पार्ट है। बस मैं ये कहता हूँ कि अफर्मेशन कहाँ बैठकर करनी चाहिए, यह वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कुंडली के 11वें भाव में जो राशि बैठी हुई है, वो दिशा में बैठकर यदि आप अफर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप अपने घर के अपने हॉरोस्कोप के 7वें घर में जो राशि बैठी हुई है, उस दिशा में बैठकर आप अफर्मेशन शुरू कर दीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। यदि आपको लव, जो आज के जेनज़ीस है, जिन्हें प्यार नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी कुंडली के 5वें घर में जो राशि बैठी हुई है, वहाँ पर आप कोई भी एक रोमांटिक सॉन्ग्स वाला कलेक्शन रख दीजिए या रोमांटिक गाने लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपकी तरफ लव आकर्षित होने लगेगा। एक चीज और है सर कि आजकल जिनका अफेयर चल रहा है वो शादी करना चाहते हैं मगर हो नहीं पा रही है, कुछ समीकरण नहीं बैठ रहे हैं, घर वालों की दिक्कत आ रही है, तो वो ऐसा कौन सा उपाय करे कि उनकी लाइफ वो शादी कर ले? मगर उसमें आपकी राय क्या है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको, मैं फिर कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी आपकी कोच की तरह काम करती है। जैसे आप जिम जाते हैं तो आपको कोच चाहिए, आप हेल्थ में डॉक्टर हैं तो आपको एक फिजिकली आपका डॉक्टर भी होना चाहिए। उसी तरीके से आपकी लाइफ में आपका एक एस्ट्रोलॉजर कोच भी होना चाहिए। इसको आप साइंस की तरह लीजिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजर कभी भी चमत्कार नहीं करता है, एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है। देखिए, लव और मैरिज के दो अलग अलग हाउसेस हैं। लव का हाउसेस है 5वां, 5 नंबर हाउस लव का है, और मैरिज का हाउस है 7 नंबर हाउस। इसका मतलब है, यदि काल पुरुष की राशि में वहां पे सूर्य और शुक्र की राशियां बैठी हैं, यदि आपकी लव मैरिज नहीं हो रही है, तो आप गौ माता को मीठा दलिया खिलाना शुरू कर दीजिए। और यदि गौ माता को मीठा दलिया नहीं खिला सकते, तो मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर देना शुरू कर दीजिए, उसमें हल्का सा सफेद नमक डालकर, और अपनी इच्छा को मांगते हुए देखेंगे कि आप किस प्रकार से आपकी लव जो है आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। लव मैरिज से रिलेटेड आया कि आजकल बहुत ज्यादा तलाक हो रहे हैं और लोग ही लव मैरिज में ही जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, मतलब कई बार कोई गाइडेंस नहीं होती, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी काम कर रही होती है? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी का ही सब कुछ संबंध है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपका लव में ब्रेक हो रहा है, तो मतलब आपके 5वें घर का संबंध चौथे घर से बन रहा है। और यदि आपका मैरिज में तलाक हो रहा है, तो आपके 7वें भाव का संबंध छठे घर में बन रहा है। आपके बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं, आपकी शादी टिक ही नहीं पा रही है, आपका किसी से रिलेशन, एक तलाक हो गया, दूसरी शादी कर ली और वहां पे भी तलाक के योग बनने जा रहे हैं, तीसरी शादी कर ली उससे भी संबंध नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही है कि आपके 7वें घर का संबंध छठे घर से बन रहा है। जब तक आप उस घर को कमजोर नहीं करेंगे, तो आपकी कुंडली में जो रिश्तों में स्थायित्व नहीं आएगा। और दूसरा, इसमें मैं आपको एक और बताता हूँ, बहुत से लोग देखिए आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन उनकी घर का सुख उनकी कुंडली में नहीं है। तो मैं अक्सर ऐसी कुंडलियां देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, सर आपकी तो कुंडली बहुत अच्छी है। कहता जा रहे हैं जी, कुंडली तो बहुत अच्छी है, पैसा भी बहुत कमा लिया, लेकिन बच्चे ही साथ में नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि 10th हाउस आपकी प्रोफेशनल लाइफ का है और 4th हाउस आपकी पर्सनल लाइफ का है। तो आपका यदि चौथा घर भी आपकी कुंडली में दूषित है या पीड़ित है, तो आपको घर के सुख नहीं बन पाता है। तो इसका जनरली कॉमन मैं उपाय बताता हूँ कि आपको 4 किलो गुड़ चलते पानी में आप प्रवाहित कर दें, या 4 किलो रेवड़ियाँ आती है ना गुड़ के अंदर काले तिल मिलाकर, रेवड़ियाँ आप चलते जल में प्रवाहित कर दें, तो आपको घर का सुख मिलना शुरू हो जाता है। सर, जैसे अभी रिसेंटली, मैं घटना का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, मगर बच्चे बहुत डिप्रेस हो रहे हैं और उसके चलते वो कोई ऐसी हरकत कर लेते हैं जो जिसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो क्या चीज है सर? देखिए, डिप्रेशन का मुख्य कारण है चंद्रमा। जब किसी की कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ में बैठा हो और ऊपर से राहु भी साथ में आकर बैठ जाए, तो ऐसे लोग हैंडल विद केयर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को छोटी सी बात भी कह दी जाए तो वह उनके दिल में घिर जाती है, और वो बात बार बार रिपीट होने लग जाए, तो ऐसे लोग गलत स्टेप भी उठाने लग जाते हैं। आप अक्सर देख रहे होंगे, जितने भी ये इस तरीके की गलत घटनाएं होती हैं, तो आप देखिए कि वो पूर्णमासी के आसपास ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उस समय जो चंद्रमा है वो अपने पूरे
यौवन पर होता है। तो ऐसी घटनाएं बार बार देखिए, जितने भी भारत के अंदर ही नहीं मेंटल हॉस्पिटल हैं, इस समय में पेशेंट्स को बांध कर रखा जाता है। समुद्र में ज्वार बाटा भी इसी समय में आता है। तो यानी कि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ही है। तो इसका एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं। यदि चंद्रमा के साथ में शनि बैठा हुआ है तो आप चलते हुए पानी में 4 किलो उड़द की दाल डालना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो बच्चा जो मेंटली परेशान है वो ठीक होने लगता है, मजबूत होने लगता है। और यदि चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हुआ है तो आप चलते पानी में 4 किलो जौ डालना शुरू कर देंगे तो भी बच्चा मेंटली रूप से मजबूत होने लगता है। और यदि शनि और राहु दोनों बैठा है तो आपको उड़द और जौ के आटे की दोनों की मिक्स गोली बनानी है, साथ में गुड़ का पानी भी डालना है। इसको आप चलते पानी में प्रवाह कर दें। चलता पानी नहीं है तो किसी भी प्रकार से पानी को में प्रवाह कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वो शनि और राहु जो आपकी कुंडली में आपको पीड़ित कर रहा था आपके फेवर में आकर बैठना शुरू हो जाएगा। और ये उपाय मदर फादर कर सकते हैं? बिल्कुल मदर और फादर कर सकते हैं। और ऐसा भी आपको ये भी समझना भी होगा, कुछ बच्चों को डांट कर ठीक किया जा सकता है, कुछ बच्चों को मोटिवेट करके ठीक किया जा सकता है, और कुछ बच्चों के दोस्त बनना पड़ता है, कुछ बच्चों को गार्जियन बनना पड़ता है। यह बच्चे की चंद्रमा की स्थिति देखकर ही आपको समझना पड़ेगा। यदि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा मंगल इकट्ठा बैठा हो, जब तक बच्चे को आप डांटेंगे नहीं बच्चा काम ही नहीं करेगा। और चंद्रमा बुध जब बच्चे की कुंडली में इकट्ठा बैठा हो तो बच्चों के साथ में आपको बच्चों जैसा बिहेव करना पड़ेगा। आप उनके सामने बोझ से या डांट बनने की कोशिश करोगे तो बच्चा आपसे बात ही नहीं करेगा। और चंद्रमा राहु बच्चे की कुंडली में इकट्ठा बैठा हो तो बच्चे को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, यस यू कैन डू दैट। आपको बार बार उसका सोया हुआ जो शेर है उसको जगाना पड़ेगा। तो ये कुछ उपाय हैं। आप ये एस्ट्रोलॉजी है जो आपको मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये कोई चमत्कार नहीं, यह एक गाइडेंस है, यह एक कोचिंग है। और आपकी लाइफ में चमत्कार होने लग जाते हैं जब आप इस गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करते हैं। सर एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि लोग जेंजी जो है जो जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस में आना चाहते हैं जी, और बहुत स्टार्टअप खोल रहे हैं और रोज स्टार्टअप खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं और काफी पैसा खराब कर लेते हैं लोग अक्सर। मतलब उनके दिमाग में होता है, मतलब एक ऑरा क्रिएट होता है कि मैं ये तो खोलूंगा और कल ये चलने लग जाएगा और परसों अपन अरबपति बन जाएंगे। पहले ही बैठ के ना एक मुंगेरी लाल के सीन सपने प्लानिंग, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये ग्रो कंपनी चल गई, मुकेश अंबानी चल गई। तो पहले तो मैं आपको देख बताना चाहूंगा कि वर्मा जी के बेटे को देखकर आप वही काम मत कराइए जो शर्मा जी के बेटे ने किया है। वर्मा जी क्या गलती करते हैं कि शर्मा जी के बेटे ने ये काम किया, मेरे भी बेटा ये काम चल रहे हैं। हो सकता है कि उसकी कुंडली में पेट्रोल पंप का कार्य बहुत अच्छा हो और आपकी कुंडली में नहीं हो सकता है कि उसकी कुंडली में स्क्रैप का काम बहुत अच्छा हो और आपकी कुंडली में नहीं हो। क्योंकि यह दोनों ग्रह जो भी काम आप अपने बच्चे को, आप अपने जीवन भर की कमाई या कोई भी बैंक से लोन उठाकर उसे काम करवा रहे हो, तो दोस्तों पहले ये समझो कि कौन सा ग्रह आपको पैसा देने के लिए आया है और कौन सा ग्रह आपसे पैसा लेने के लिए आया है। और अक्सर आज भारत के 90% स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो रहे हैं कि हम यही नहीं जानते कि कौन सा कार्य हमारे बच्चे को करवाना चाहिए। यदि आप बेकरी का काम करवा रहे हैं तो ये मंगल का काम है, यदि आप रिफाइंड ऑयल का काम करवा रहे हैं तो ये राहु का काम है, और यदि आप जूतों का या लेदर का काम करवा रहे हो तो यह शनि का काम है। और बहुत से लोग ये गलत समझ बैठते हैं कि ट्रांसपोर्ट का काम शनि का काम है। अरे भैया, जो मूवमेंट का काम है ये है चंद्रमा का काम है, जो पेंट का काम है ये चंद्रमा का काम है। मैंने आज हजारों बच्चों को, आप मेरा वेबसाइट देखिए जहां पर मैंने लोगों को अपने क्लाइंट्स के नाम तक बता रखे हैं जिनको मैंने बताया कि आप ये काम कीजिए और वह स्टार्टअप आप बहुत अच्छे आज चल रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यह एस्ट्रोलॉजी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यह आपका भाग्य बदलने के लिए आई है। एस्ट्रोलॉजी आपके कर्म के साथ में आपको भाग्य को लगाने के लिए, जैसे सीमेंट का काम है। अब मुझे दुनिया में कोई बता दे कि सीमेंट का काम कौन से ग्रह का है। सीमेंट का काम राहु ग्रह से देखा जाता है। फेविकोल का काम कौन से ग्रह का है? आपने किसी ने सोचा? फेविकोल का काम भी राहु ग्रह का काम है। और मैं आपको एक और बता दूं कि एप्पल का काम कौन से ग्रह का है? एप्पल आप सेब, यस। सोचिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कोई लोग बोलेगा एप्पल बाहर से लाल है तो ये सूर्य ग्रह का होगा, कोई बोलेगा अंदर से व्हाइट है तो यह चंद्रमा ग्रह का होगा। अरे भैया, एप्पल के अंदर कौन सा विटामिन है? आयरन। तो इसका मतलब एप्पल का काम शनि ग्रह का है। समझ रहे हैं? तो हमें लॉजिक से समझना पड़ेगा कि ये चीज कैसे होती है। तो आप लोग, हमने एस्ट्रोलॉजी को समझा ही नहीं है, हमने एस्ट्रोलॉजी को जानना ही नहीं है, हमने जिसने जो आया उसने वो बोल दिया। तो भैया एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है,
एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। हम्म। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं सीखी थी कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी इसलिए सीखी थी कि मेरे को अपनी लाइफ में वो जो मेरा संकट का समय जो मेरे पास समय आया था, मुझे उसको जानना था। तो दोस्तों उस रिसर्च ने मेरे को एस्ट्रोलॉजर बना दिया। दोस्तों मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगा, आप इन जो लोग आपको ये तंत्र मंत्र में उलझाना चाहते हैं उनके चक्करों में मत उलझिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्री नहीं बैठा है। और मैं दूसरा बता दूं, जो ये तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, पहले उनसे पूछिए कि आपका गुरु कौन है, किसने आपको तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई। और आज देखिए कि 4 से 5 लेडीज वर्मा बैठी हुई हैं, उनसे पूछिए कि रात को चलिए मेरे साथ 12 बजे, मैं चलता हूँ, आप उनको लेकर आइए मेरे पास, मैं लेकर चलता हूँ उनको शमशान में 12 बजे। यदि पता लग जाए कि भूत उनको चिमटता है कि आपको चिमटता है तो समझने की कोशिश कीजिए। और जो लोग आपसे कहते हैं कि हम आपकी तांत्रिक की बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि हम भी उस पूजा में शामिल होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यदि आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका मेहनत का पैसा इसे खराब मत होने दीजिए, लॉजिक से कराइए। हम भी पूजा करवाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि भगवान के नाम पे यदि हम पैसा ले रहे हैं तो भैया उल्ट पलट के तो हमारे पास ही आना है। तो हम किसी की पूजा कहते हैं तो हम पूजा करते भी हैं। ये बोलते हैं कि हमारे गुरुजी पूजा करेंगे, तो गुरुजी का नाम तो बताओ, और कौन से गुरुजी ने तुमसे तंत्र विद्या सीखी है उसका नाम बताओ, और कौन सा तंत्र तुम्हें आता है ये नाम बताओ, और कौन से शमशान में जाके आप वो तंत्र विद्या करते हो वो शमशान का नाम बताओ। तो हमें अभी पता लगे कि हम ये कौन सी तंत्र विद्या कर रहे हैं। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बनी है, लोगों के लिए नहीं तो आपको मिसगाइड करें। सर एक और चीज है, जेंजी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, ऐसी चीजें कर रहा है और साथ में लोन ले लेता है और कर्ज में डूबते चले जाते हैं, वो एक के बाद एक चीजें गड़बड़ होती चली जाती है, तो उनसे कैसे ध्यान रखना चाहिए? देखो, रोग ऋण शत्रु का जो हाउस है हमारी कुंडली में, छठा घर है। छठा घर बुध का यानी कि कन्या राशि का है, और वहां पर किसी भी प्रकार से मंगल ग्रह बैठ जाए या फिर गुरु ग्रह बैठ जाए या फिर चंद्रमा ग्रह बैठ जाए तो आप जातक लोन ले लेता है, और लोन चुकाने के लिए भी उसको लोन लेने पड़ते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय आपको मैं बता देता हूँ। यदि छठे घर का संबंध किसी भी प्रकार से मंगल से बन रहा है या गुरु से बन रहा है तो आप मैसूर की दाल लीजिए। मैसूर की दाल जितना आपका वेट है, यदि आपका 60 किलो वेट है तो उसके 60 पैकेट बनाइए और मंगलवार के दिन आप गरीब लोगों को बांटना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे यदि आप ऐसा अपने वजन के बराबर नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने वजन का 10वां हिस्सा भी आप ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करके आप कुछ ही मंगलवार ऐसा करके देखिए, देखेंगे कि ऐसे स्रोत बनने लगेंगे, ऐसी चीजें बनने लगेंगी कि आप कर्जे से धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि कभी भी मैसूर की दाल गौ माता को नहीं खिलाई जाती है। तो मैसूर की दाल आप डोनेट कीजिए या लंगर में भी आप देकर आ सकते हैं, लेकिन गौ माता को कभी भी मैसूर की दाल नहीं खिलाई जाती है। और वो भी आपसे पूछ के ही करें जी, वो भी आप यदि हम उपाय, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मंगल का संबंध है छठे भाव से, गुरु का संबंध है, चंद्रमा का संबंध है, तो वही उपाय आपको करने पड़ेंगे। सर अभी 2 महीने बाद ही नया साल शुरू होने वाला है, तो कुछ ऐसा बता सकते हैं आप जिससे क्या करें या क्या ना करें 2026 में? देखिए 2026 यदि मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक विद्या के हिसाब से बात करूं तो यह 2026 6, 2 8 और 2 10 यानी कि सूर्य का साल शुरू होने जा रहा है। तो यह साल जो भी लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप डरिए मत, आप इससे बाहर निकलना शुरू कीजिए। सूर्य यानी कि नई शुरुआत, राजा के गुण आपके अंदर आने वाले हैं, और यह साल 2026 आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस समय आप कुछ नए काम करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो 2026 साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नया काम शुरू करने के लिए, आपको आगे करने के लिए यह साल नेम एंड फेम, सूर्य का मतलब भी क्या है, नेम एंड फेम, रिलेशनशिप और आपका सोशल कनेक्शन बनाने वाला रहेगा। और यह साल हर प्रकार से आपके लिए खुशियां लेकर आए, आपके परिवार को आगे बढ़ाए लेकर जाए। तो मेरा भी यह ऊपर वाले से हाथ जोड़कर विनती है, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे मैं अपना नया साल शुरू होने वाला है, मैं अपनी तैयारी करना चाहता हूँ, नए साल में कुछ चीजें प्लानिंग की हुई है, तो इसमें मुझे एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है। ये तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल आपका चार्ट को देख के बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स मेरा अपने पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो सबके लिए कॉमन उपाय आपको मैं बता देता हूँ कि 1 जनवरी के दिन का शुरुआत आप सूर्य को जल चढ़ाकर कीजिए, और उस दिन मुख्यतः मेन रूप से
सूर्य उदय होने से पहले उठने की कोशिश कीजिए। चाहे आपको रात को 31 तारीख को आप कितनी भी लेट सोते हैं लेकिन सो रहे हैं, क्योंकि सूर्य का दिन है। सूर्य उदय से पहले उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। और आपने पास के किसी भी आश्रम में सूर्य की वस्तुएं यानी कि गेहूं, मक्का या फिर बाजरा पास के किसी भी गौशाला में या पास के किसी भी आश्रम में देकर आएं, तो देखें कि किस प्रकार से नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला होगा। एक सर मैं और सवाल है, मेरा भी है और बाकी शायद जनता का भी होगा, कि लोग पैसा तो बहुत सारा कमाते हैं, ठीक है ना, आप बैलेंस शीट देखो तो बहुत सारा पैसा कमाया जाता है, मगर हाथ में कुछ नहीं रुकता। जब पैसा हाथ में नहीं रुकता है तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा और बुध की युति बन रही है। बहुत ही आसान उपाय आपको मैं बता देता हूँ। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनती है। जब आपने देखा कि कुछ लोग हम भी परेशान हो जाते हैं हेल्थ में, तो हमें खिचड़ी दी जाती है। तो आप हर अमावस्या के अमावस्या, सारी दुनिया को ये उपाय करना चाहिए, हर अमावस्या के अमावस्या चावल और मूंग की खिचड़ी बनाकर आप गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दीजिए। नहीं कर सकते तो अमावस्या में किसी भी पास के आश्रम में, अगेन आप कहीं भी गुरुद्वारे में या जहाँ पर भी भंडारा चल रहा हो, लंगर चल रहा हो, तो वहाँ पर चावल और हरी मूंग आप देकर आना शुरू कर दीजिए। और जो पैसा आपके पास नहीं रुकता वह रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह पितृ यानी कि नृत्य देवता का उपाय है, जो कि आपकी स्थायित्व को आकर्षित करता है, आपके अंदर मजबूती लेकर आता है। जब आप ये उपाय करने लगेंगे तो जो चीजें हैं, जो रिलेशन है, वो आपके पास रुकने शुरू हो जाएंगे। हिंदुस्तान में ज्यादातर ये चलता है कि जैसे ही बच्चा कमाने लगता है, थोड़ा सा सेटल होता है, तो चाहता है अपना घर बन जाए, और लोगों का सपना ही होता है, मतलब ये 3-4 बड़े लाइफ के पॉइंट्स होते हैं जिसमें एक घर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनका बन नहीं पाता। वो क्या कोई छोटा उपाय कर सकते हैं ताकि? छोटा क्यों, मैं बहुत एक अच्छा उपाय बता देता हूँ। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हर आदमी का एक सपना है, और आपका चौथा घर ये डिसाइड करता है कि आपके पास घर का सुख होगा या नहीं होगा। काल पुरुष की राशि में चौथे घर में कर्क की राशि बैठती है, यानी कि चलता हो पानी, और वहाँ पे गुरु महाराज जी उच्च के होते हैं। आप किसी भी पास के तालाब में या चलते हुए जल में चने की दाल को जल प्रवाह करना शुरू कर दीजिए। चने की दाल जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर हल्दी की गांठें जल प्रवाह कर दीजिए, यह कहते हुए कि मेरा घर बन गया है। आपका गुरु भी उच्च का हो जाएगा, आपके काम भी बनने लगेंगे, और आपका घर भी या बड़ी गाड़ी का जो सपना है वह भी पूरा होने लगेगा। सर और मतलब मैं समझता हूँ मेरे घर में सब सारी चीजें होती हैं, मेरी मदर ने भी बताया, मेरी दादी भी करती थी, नजर बहुत ज्यादा लगती है। मतलब ऐसे कहते हैं कि ऐसे कर लिया, अरे नजर लग जाएगी, अरे, तो वो डरा के भी रखते हैं, मगर जेंजी ये नहीं मानता है कि नजर वजर क्या, नजर वजर कुछ नहीं होता, चलो अपने। तो देखिए, नजर लगती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और नजर जो एक्चुअली में क्या है कि हमारा मन जब परेशान हो जाता है तब आदमी को नजर लग जाती है, आदमी का काम करने का मन नहीं करता। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, चंद्रमा जो कि माइंड का कारक है। हमारी बॉडी में 70% पानी है, हमारे माइंड में 90% पानी है। और चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाले 2 ग्रह सबसे ज्यादा है, शनि और केतु। इसका आपको आज बहुत ही एक अच्छा उपाय बता देता हूँ। जब भी आपको नजर लग जाए या कोई ऐसा कुछ काम हो जाए, तो एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा लीजिए और उसके ऊपर नींबू को निचोड़ लीजिए। प्याज जिसे शनि ग्रह से देखा जाता है, और केतु, नींबू जिसे केतु ग्रह से देखा जाता है। और उसके बाद उसको आप अपने मुट्ठी में लेकर या किसी भी कपड़े में बांध कर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पास के किसी भी डस्टबिन में डाल दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए या कपूर में डालकर जला दीजिए। आप देखेंगे आपका तुरंत जो मन वह हल्का हो जाएगा और आपका काम करने में मन लगने लगेगा। करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी, और मेरे हिसाब से जेनजी जो नहीं समझ पा रहा था एस्ट्रोलॉजी को या मान नहीं रहा था, वो शायद मानना शुरू कर देंगे इस बात में। और मेरे को लगता है कि जो किचन वाले और ये सब सारे रेस्टोरेंट वाले आपने उपाय बताए हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट करके देखें, क्योंकि उसमें खर्चा कुछ नहीं है, छोटा सा सेटअप करके कर दे, तो शायद चेंजेस आए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो आपसे डायरेक्टली मिल भी सकते हैं। देखिए, मैं आपको जेनजिस के बारे में एक बात बता देता हूँ। आज देखिए कि जिस भी धार्मिक स्थान में देखिए, पहले तो धार्मिक स्थान में तभी भीड़ होती थी जब कोई मेला होता था। आज आप कभी भी कहीं पर भी चले जाइए, हर रोज आपको भीड़ दिखती है। इसका मतलब जैन जी इसको मानता तो है, लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग देखिए आज हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो रहे हैं। वो कहते हैं मैं हनुमान जी को मानता हूँ, क्या करेगी एस्ट्रोलॉजी। अरे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी, उसमें से एक सिद्धि ज्योतिषा की चारे की भी थी। और ज्योतिष को
देवताओं का नेत्र कहा गया है। देवता खुद अपने डिसीजन ज्योतिष के माध्यम से लेते थे। दोस्तों, ज्योतिष आपको मार्गदर्शन करने के लिए है, आपकी हेल्प करने के लिए है। एस्ट्रो ज्योतिष कभी बुरी नहीं हो सकती। ज्योतिषाचार्य गलत या सही हो सकते हैं, बस आपको सही ज्योतिषाचार्य के पास जाना है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। और जैन जी, ये सनातन धर्म हमारी ताकत है। अब आप उसको नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, कौन पहचानेगा। और हमारे सनातन धर्म का झंडा यदि हमें पूरे विश्व में पहुंचाना है तो भाग्य और कर्म को एक साथ में लेकर चलिए। इसमें आपकी राह हो सकता है थोड़ी सी आसान हो जाए। तो थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी सारी जानकारियां दी, 2 नए साल के लिए लोगों को विशेष दी और बताया कि किस तरीके से उनको बेटर किया जा सकता है। बच्चों के बारे में बताया, पेरेंट्स के बारे में बताया। तो हमारा ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई नो। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली और ऐसे ही हम अपने गेस्ट को लाते रहेंगे और आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।